कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं और क्रिप्टन के विषय में जानेंगे। क्रिप्टन क्या होता है, तो ये फ्लैश लाइट जो होता है फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी में फ्लैश लाइट में यूज होता है क्रिप्टन का। लेकिन अगर ऑप्शन में जेनन दिया रहता है तो जेनन को ही मार्क करेंगे, अगर ऑप्शन में जेनन नहीं है तब हम क्रिप्टन को मार्क करेंगे। और फिर देखेंगे इसके बाद जो कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन को हम डब्लू सिंबल से इंडिकेट करते हैं। फिर फ्लैश बल्ब जो होता है, फ्लैश बल्ब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है उसको हम मैग्नीशियम कहते हैं। और फिर हेलोजन में जो फिलामेंट यूज होता है वो टंगस्टन तो रहता ही है, उसके साथ नियॉन रहता है हेलोजन में। क्लोरोफिल क्या होता है, तो कोई पेड़ है तो पेड़ के पत्ती में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मेटल पाया जाता है। कौन सा मेटल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब हार्डनेस वाटर का जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर, वो किस वजह से होता है, तो वो या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। और सी वाटर जो होता है, समुद्री जल में जो हार्ड वाटर होता है वो सोडियम की वजह से होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में सोडियम ना हो तब फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम को मार्क करना पड़ता है। और टंगस्टन का जो हाईएस्ट मेल्टिंग है वो मेटल में, वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद देखेंगे फोटोग्राफी जो पहले होता था, ये रील होता था, फिर उसमें भर के उसको फिर खींचा जाता था। कुछ लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड नंबर में खींचा जाता था। एक रील में कुछ ऐसा करके था जो इतना फ़ोटो खींचा जा सकता है। तो उसमें फ़ोटो जो खींचा जाता था, तो जो फिल्म कैप्चर किया जाता था फ़ोटो को, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का हम यूज करते थे। और फिर फ़ोटो का जो फ़ोटो खींचने के बाद जो रील साफ़ करना पड़ता था, तो उसको साफ़ करने के लिए जो एसिड का यूज़ किया जाता था वो ऑक्जेलिक एसिड होता था। और फिर जो रील में जो है वो फ़ोटो उसको निकलवाना है, तो उसको सेम टू सेम छपने के लिए जो बड़ा सा फोटोग्राफ रहता है, तो फ़ोटो बड़ा सा एकदम हूबहू फिक्स करने के लिए उसको कौन सा यूज करते थे हम, तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते थे फ़ोटो को फिक्स करने के लिए। और फिर वोटर इंक क्या होता है, तो जब हम वोट देने जाते हैं तो वोटर इंक रहता है जो हमको लगा भी दिया जाता है उंगली के ऊपर। तो उसमें क्या उस इंक में क्या यूज़ किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यूज़ किया जाता है। और जो आर्टिफिशियल रेन जो फिल्मों में दिखाता है कि अब बारिश होती है, करवाया जाता है, होती नहीं रहती है लेकिन फिर भी बारिश करवाया जाता है, तो वो सिल्वर आयोडाइड की वजह से होता, मतलब करवाया जाता है बारिश, आर्टिफिशियल रेन AgI। और फिर इसके बाद हम जेनन देखेंगे। तो जेनन में क्या होता है, तो एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे नीचे जाएंगे नोबल गैस में, तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होते जाता है। हीलियम से ज़्यादा एटॉमिक साइज़ नियॉन का है, नियॉन से ज़्यादा आर्गन का है, और इसी तरह से जेनन का है सबसे ज़्यादा इस सब में। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हीलियम का होगा, फिर उससे कम नियॉन का होगा, तो सबसे कम इसमें जेनन का हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ इसमें जेनन में क्या हुआ, तो एटॉमिक साइज़ तो बड़ा है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा है, कम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके वजह से क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बना पाता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन सा होता है, तो एक फ्लोरीन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से ये बॉन्ड बना लेता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जो जेनवन बॉन्ड बनाता है, तो जैसे ऑक्सीजन से बनाया तो XeO3 बनाया, तो ये जो 3 है, मतलब ये सब अगर ऑक्सीजन से बनाता है तो ये ऑड नंबर में रहेगा। अगर फ्लोरीन से बनाता है तो ये सब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 है, ये सब इवन नंबर में रहता है। लेकिन और अगर दोनों से बनाता है तो देखिए वो फिर भी यहाँ पे ऑड में ही है और F फिर इवन में रहता है, इस तरह से होता है। और जेनन क्या होता है, तो जेनन स्ट्रॉन्गर गैस है। और जेनन पहले इसका जो है, सबसे पहले किसने ये फाइंड किया कि मतलब ये रिएक्टिव गैस है। इससे पहले तो बताया जाता था कि नोबल गैस रिएक्टिव ही नहीं है, और नोबल गैस में जेनन भी आता है। तो लेकिन सबसे पहले जो नेल बार्टलेट थे वो आविष्कार किए कि भाई ये जो जेनन गैस है वो रिएक्टिव है। और उसके बाद अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हम पढ़े थे इससे पीछे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन था। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जैसे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 2 और 7 है। क्योंकि इसका 9 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें 1s2 2s2 और 2p 2 2 4 2p4 कर देंगे, 2p4। तो ये 4 और 1 मिनट, तो 2 2 4 और ये 5 हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। तो 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है L ऑर्बिट में और 2 इलेक्ट्रॉन रहता है K ऑर्बिट में। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है
K के पास 2 रहता है और L के पास 7 रहता है। लेकिन ये जब इनिशियली बॉन्डिंग बनाया था तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपने तरफ खींच लेता है। और ये फ्लोरीन मतलब जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखा गया है। जैसे फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, अब उससे कम ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम आ जाता है, फिर ब्रोमीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये जितना भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के। तो एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इस तरह से। अब जैसे रेडॉन के विषय में अब पढ़ेंगे, तो रेडॉन का क्या उपयोग होता है। तो रेडॉन जो कैंसर पेशेंट रहते हैं उसको रेडियोथेरेपी किया जाता है, तो उसमें हाई मात्रा में इसका रेडॉन का रिलीज़ होता है। तो और क्यों होता है, तो कैंसर सेल को मारने के लिए रेडियोथेरेपी में हाई रेडिएशन का यूज होता है। लेकिन अगर किसी का पैर टूट गया है तो उसके बोन्स को देखने के लिए डॉक्टर जो एक्सरे करते हैं उसमें कम मात्रा में रेडिएशन से वो काम चल जाता है। अब जैसे देखेंगे इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा तो जेनन में रेडिएशन होता है, उसके बाद फिर क्रिप्टन में, फिर हीलियम में, नियॉन में, आर्गन में। तो ये लास्ट का 2 ले लेंगे, ऐसे जियॉन पहले आ जाएगा, फिर ये केआर आ जाता है, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन सब इस तरह से आ जाता है। तो अब इसके बाद देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के विषय में। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है, तो ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे सनलाइट है, तो सन से क्या होता है, तो रिलीज होता है एक इंफ्रारेड रे रिलीज होता है, एक अल्ट्रावायलेट रे रिलीज होता है। तो इंफ्रारेड रे का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होता है कंपैरिजन करने से अल्ट्रावायलेट के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंफ्रारेड रे का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अब शॉर्ट वेव्स ये यहाँ पे से रिलीज होता है, शॉर्ट वेव्स में इंफ्रारेड रे अल्ट्रावायलेट रे दोनों रहता है। तो अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है, तो यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल वेव भी कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल वेव जो है खगोलीय तरंग, वो यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके वजह से अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन और फिर जो लॉन्ग वेव्स है इंफ्रारेड रे, तो इंफ्रारेड रे यहाँ पे जाके एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके ये अवशोषित होता है, जिसके वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे उसी को भाषा में लिखा गया है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू लॉन्ग वेव की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और अल्ट्रावायलेट वेव जो यहाँ पे अवशोषित कर लिया गया था, तो टेरेस्ट्रियल वेव्स के कारण धरती पे जो है वो टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है, तो ऐसा गैस जो शॉर्ट वेव्स को पास कर दे, लेकिन जो लॉन्ग वेव्स है उसको अवशोषित कर ले, तो उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट वेव्स, जैसे ये हो गया UW वेव्स जो रहेगा, अल्ट्रावायलेट वेव्स, उसको पास कर देगा, शॉर्ट वेव्स जितना रहेगा पास कर देगा, लेकिन लॉन्ग वेव जो है इंफ्रारेड रे, वो यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसी को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत सारा है, जैसे एक वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, CH4, फिर नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O कहते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी कहते हैं, और एनेस्थेटिक गैस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ओजोन हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, तो इस सब में ग्रीन हाउस गैस है। अब रेफ्रिजरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जैसे लिक्विड अमोनिया हो गया, तो वो भी लिक्विड अमोनिया का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में। और ये जो AC घर में लगाते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग किया जाता है। और एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, ये सब बेहोश करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन जो है ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स में मैक्सिमम जो पार्ट है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का ही बना होता है। और हाइड्रोजन का जो डिस्कवर किया गया था, किसने पहले खोज किया था कि हाइड्रोजन गैस का, तो वो हेनरी कैवेंडिश नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस का खोज किया था। लेकिन हाइड्रोजन जो नाम दिया गया था, वो हाइड्रोजन नाम दिया गया था एंटोइन लेवोसियर के नाम से जाने जाते हैं वो, एंटोइन लेवोसियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन का नाम दिया गया था, उनके द्वारा हाइड्रोजन नाम दिया गया था हाइड्रोजन गैस को। फिर लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये रॉकेट में भी यही यूज़ होता है लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन क्यों अच्छा फ्यूल माना जाता है, अच्छा ईंधन माना जाता है, क्योंकि ये बहुत कम निग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर पोल्यूशन
ये इससे क्रिएट होता है। तो क्यों ना के बराबर पॉल्यूशन क्रिएट होता है? क्योंकि इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू के कारण ये ना के बराबर पॉल्यूशन इससे उत्पन्न होता है। तो जैसे रॉकेट में हो गया, तो रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। अब वनस्पति घी जैसे है, वनस्पति घी में भी क्या होता है, तो हाइड्रोजन का ही उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के उपयोग करने से ही फिर वनस्पति घी में भी सैचुरेटेड फैट के रूप में ये फॉर्मेशन होता है। अब जैसे CH2 हो गया, तो CH2 क्या है, तो मिथिलीन हो गया। तो दो जो CH2 अगर H2 के साथ, यहाँ पे प्लस H2 भी होगा, तो अगर प्लस H2 यहाँ पे लिख लेना है, तो प्लस H2 अगर ये H2 के साथ बॉन्डिंग करेगा, रिएक्शन होता है, तो फिर किसके प्रेजेंस में होना चाहिए? कैटालिस्ट के, ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होना चाहिए, तभी फिर ये CH3 के फॉर्मेशन में आएगा और ये सैचुरेटेड फॉर्म इसको कहते हैं, तो सैचुरेटेड फॉर्म में आएगा। तो कौन कौन सा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है? तो या तो निकेल हो गया, या फिर पैलेडियम हो गया PD, या फिर प्लेटिनम हो गया। तो इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फॉर्म में लाया जाता है वनस्पति घी में। अब कैटालिस्ट जो है वो, एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन या डिक्रीज करता है? तो ये इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। तो ऑप्शन डी आ जाता है, बोथ ए एंड बी। अब कैटालिस्ट क्या होता है? तो ये एक ऐसा केमिकल सब पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जो कि रिएक्शन की जो अभिक्रिया की दर होती है उसको अल्टर कर देता है, लेकिन बिना खुद को कंज्यूम किए हुए। ये रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन उसको अल्टर कर देता है। कैटालिस्ट जो पाउडर्ड के फॉर्म में रहता है उसको बेस्ट माना जाता है। और कैटालिस्ट जो है वो मेड किससे बना रहता है? तो ट्रांजिशन मेटल के से बना होता है। प्रोमोटर क्या करता है? तो स्पीड जो है कैटालिस्ट का उसको इंक्रीज कर देता है। और पॉइजन क्या करता है? तो कैटालिस्ट के स्पीड को डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। अब हैवर्स प्रोसेस क्यों होता है? हैवर्स प्रोसेस अमोनिया को बनाने के लिए होता है। उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है वो अभिक्रिया करके किसके प्रेजेंस में? तो आयरन जो कैटालिस्ट है, आयरन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तब अमोनिया गैस बनता है। और ये यहाँ पे प्रोमोटर का भी यूज किया जाता है। कौन सा प्रोमोटर? तो मोलिब्डेनम नाम है प्रोमोटर, जिसका यूज किया जाता है कैटलिस्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है? तो आयरन का यूज किया जाता है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, उसके विषय में देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब स्वतः क्रिया, जो खुद हो जाए। जैसे कोई गर्म वस्तु है, अब कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी बना है, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो खुद ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। जैसे फ्रीज़र से पानी निकाले, बर्फ़ निकाले और फ्रीज से, और क्या किए, तो फिर उसको रख दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे आइस जो है वो पिघल कर पानी के फॉर्म में आ जाता है, और धीरे धीरे ठंडा से वो गर्म भी हो जाता है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः क्रिया है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल में था, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें खुद से नहीं होता है कोई भी प्रोसेस। जैसे पानी को अब ठंडा करना है, तो पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो फ्रीज़र में रखा जाता है, फ्रीज़ किया जाता है उसको, तभी वो पानी बर्फ़ के रूप में पिघलेगा। और गिब्स फ्री एनर्जी का जो साइन है वो निगेटिव साइन में रहता है, गिव्स फ्री एनर्जी। अब कैटालिस्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को इफेक्ट ही नहीं कर पाता है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये पीक जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या काम होता है? तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये एनर्जी तो काफ़ी नहीं है, इसको तो ये एनर्जी, इतना एनर्जी का और ज़रूरत हो जाता है, ये वाला। तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का ज़रूरत हो जाता है। तो अगर कैटालिस्ट नहीं है तब इसको ज़्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी का उपयोग लगेगा। लेकिन अगर कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है तो फिर कम एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। तो कैटालिस्ट के उपयोग करने से क्या होता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। और टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट अब देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट में हो जाता है एक होमोजेनियस कैटालिसिस और एक हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। तो होमोजेनियस कैटालिसिस में मान के चलिए ये कोई दो एलिमेंट यूज किया गया है, AB। तो AB अगर गैसियस फॉर्म में यूज किया गया है और कैटालिस्ट भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में यूज किया जाता है, तो ये भी गैसियस में है और ये भी गैसियस में है, तो दोनों गैसियस के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए होमोजेनियस कैटालिस्ट कहेंगे। लेकिन इसमें हेट्रोजेनियस में क्या हो जाता है? तो ये तो हम गैसियस फॉर्म में यूज़ किए हैं,
लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट जो यूज़ किए हैं वो सॉलिड के रूप में यूज़ कर लेंगे, तो वो हेट्रोजीनियस, ये दोनों अंतर हो गया, फिर इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। अब वो जो कुछ प्रोसेस होता है उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है उसके विषय में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी 1 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो मैक्सिमम पूछा जाता है। तो हाइड्रोजिनेशन में जो कैटालिस्ट का यूज़ होता है वो निकेल का यूज़ होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जियोलाइट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ये दोनों कैटालिस्ट का यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, जियोलाइट और H2SO4 का। पॉलीथीन में जो जिगलर नैटा कैटालिस्ट है उसका उपयोग किया जाता है। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो H2SO4 का होता है उसमें V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर हैवर्स प्रोसेस जो जिसमें अमोनिया बनाया जाता है, तो हैवर्स प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज किया गया था, ये तो हम देखे भी थे पीछे, तो वो आयरन का उपयोग किया गया था। और फिर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो है HNO3, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है HNO3। तो इसमें जो हम यूज करते हैं कैटालिस्ट वो प्लेटिनम और रोडियम का यूज करते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, तो कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल है कैसे पता चला, तो कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कुछ फॉर्मेशन नहीं होता रहता है तो फिर वो नॉन कंबस्टिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है तो ये फिर कंबस्टिबल गैस भी है और टॉक्सिक गैस भी है, जहरीली गैस भी है। सोर्स क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो धुआं निकलती है उससे, ट्रांसपोर्ट से, गाड़ियों से, तो उस सब में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अब जैसे आग जलती है वो कोयला से, तो कोयला में क्या होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अब क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ अगर रिएक्शन करेगा कोई व्यक्ति, अगर उसको सांस के द्वारा ले लिया उस जो धुआं रहता है उसको, तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में अगर ऑक्सीजन का एक एलिमेंट हीमोग्लोबिन में सॉल्युबल होगा तो इसका तब तक इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का 300 एलिमेंट मिल जाएगा ब्लड में। तो इस वजह से क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन में मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, और यही कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन सभी सेल को सप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से सेल डेड हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो इसमें क्यों होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन होता है, जो कंप्लीट दहन नहीं हो पाता है कोल का, जिसकी वजह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और इनिशियली में क्या होता है ना, लोग व्यक्ति सफोकेशन फील करता है, लेकिन फाइनली उसका डेथ हो जाता है इस वजह से। और कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो वो वाटर गैस कहते हैं, या फिर सिंथेसिस या सीन गैस भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं तो उसको प्रोड्यूसर गैस बनता है उससे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है और ड्राई आइस में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जैसे अब इसका क्या उपयोग है, तो फायर एक्सटिंग्यूशर मतलब आग बुझाने में यूज किया जाता है। जब रोटी फूलती है तो रोटी फूलती भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फूलती है। और जैसे बेकरी में जो ब्रेड वगैरह बनता है उसमें बेकरी में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। फिर कोल्ड ड्रिंक जो है होता है, या फिर सोडा का बॉटल हो गया, तो उस समय क्या होता है, तो ये सब एसिडिक होता है नेचर में। अब जैसे H2O हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल के साथ एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में यूज किया गया है, तब H2CO3 बनता है जो कार्बोनिक एसिड होता है। तो अगर OH बना तो वो बेस हो जाता है, और अगर H+ वगैरह कुछ रहता है तो फिर वो एसिडिक फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर एसिड में H+ आ जाता है, और OH अगर माइनस आ जाता है तो वो बेस हो जाता है। जैसे इसमें H2 और CO2 H2O और CO2 का जो अभिक्रिया हुआ है तो H2CO3 बना है, तो यहाँ पे H+ में ही है, तो इसमें क्या होगा, ये एसिडिक है, कार्बोनिक एसिडिक है। तो अब जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक नेचर में है, लेकिन ये CaO यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो ये बेसिक नेचर का है, क्योंकि यहाँ पे OH बना है, तो OH होगा अगर तो वो बेसिक हो जाता है, बेस के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर H+ रहता है तो वो एसिडिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला फिर इसी पे बनाएंगे गैस पे, अगला क्लास में गैस ख़त्म हो जाएगा।